हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने इस वीडियो में क्लास 10th के लिए पीवीआई मैथ का 30 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जिसमें से आपको देखिएगा एग्ज़ाम में आपको इससे 10 नंबर ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आपसे प्रॉमिस है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब पता चलेगा कि सर सही बोले थे। इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव आपको 30 ऑब्जेक्टिव टोटल है, 10 आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें टोटल आपका 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो भी क्लास 10th में है उनके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा आप लोग। किसी निश्चित घटना का पर्यायता क्या होता है? पूछ रहा है कि ये आपका पर्यायता चैप्टर आपको 15.1 में है, यानी 15 चैप्टर 15 में होगा आपका, तो क्लास 10th का। तो उसमें बोला है किसी निश्चित घटना का पर्यायता क्या होता है। तो देखिए, किसी निश्चित घटना का पर्यायता एक होता है। कितना होता है? एक होता है। किसी निश्चित घटना का पर्यायता एक होता है। वहीं पर पूछ दे कि किसी अनिश्चित घटना, ये तो निश्चित का तो एक होता है। अगर पूछ दे कि अनिश्चित घटना कितना होता है, अनिश्चित घटना का पर्यायता, तो उस समय हम लोग क्या लेंगे? 0। तो इसमें पूछ रहा है कि निश्चित घटना का पर्यायता क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर अनिश्चित पूछता तो 0 करते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सभी बीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बोला है क्वेश्चन नंबर 2, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। यानी संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, दंडलेख कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना आपका संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? ये त्वरण कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार है, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी घटना का पर्यायता नहीं होता है। बोला किसी घटना का पर्यायता नहीं होता है, क्या नहीं हो सकता है? देखिए, हमको पता है, आप लोगों को बता दें कि निश्चित घटना का पर्याय कितना होता है। निश्चित घटना का पर्यायता एक होता है, और वहीं पे पूछ दे कि अनिश्चित घटना का पर्याय कितना होता है, तो 0। तो निश्चित का एक होता है और अनिश्चित का 0 होता है। तो ये पूछ रहा है कि घटना का पर्यायता नहीं क्या होता है, यानी हम लोग को लेकर के 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के एक घटना होता है। ये आपका आप परसेंटेज पूछे तो 0% से लेकर के 100% तक पर्यायता होता है। तो ये पूछ रहा है कि किसी घटना का पर्यायता नहीं होता है, तो हमको पता है 0 से 1 होता है, और परसेंटेज में 0 से 100% तक होता है। लेकिन ये बोला नहीं होता है, तो हमारा माइनस में पर्यायता कभी भी नहीं होता है। तो देखिए, ये पर्यायता हो सकता है 15% हो सकता है, 1/2 हो सकता है, लेकिन -10 ये मेरा 100% नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख, आपको क्वेश्चन के लेवल से पता चल जाएगा कि हाँ, अगर हम बोले झूठ बोले या सही बोले, कि 30 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन को लेवल से आप लोग पता लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं पे पूछ दे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक ना। यहीं पे पूछ दे कि पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7। सारी चीज़ आपको डिटेल में बताते जाएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। और चाहे आप मैथ में कितना हो ना कमज़ोर हैं, जितना भी कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 0 से आपको हाई लेवल तक हम बना के छोड़ देंगे। आप अगर कितना भी कमज़ोर होंगे ना, अगर आपको जो चैप्टर समझ नहीं आता, जो क्वेश्चन समझ नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर उसको सोल्व करेंगे। चलिए एकदम बेसिक से बताते जाएंगे। और यहीं पे पूछ दे कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सारी कितना क्वेश्चन इसमें क्लियर हुआ? बोलेगा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, पाई एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन के चलो। एक क्वेश्चन में आपको 5 आंसर बताएंगे आसान से। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है मेरे बाबू, देखिए कि बी स्क्वायर -4ac को क्या कहा जाता है? ये बी² - 4ac को क्या कहा जाता है? शून्य, विविधकर, या गुणांक, या अशून्य?
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग पढ़ेंगे, इसको विविधकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविधकर या विवेचक, या विवेककर बोलेगा या विवेचक बोलेगा, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकता है। विविधकर बोलिए या तो विवेचक बोलिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगा, आप सिर्फ घबराएंगे नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेवल क्वेश्चन का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि π/2 क्या है, मतलब π/2 क्या होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि π एक कैसी संख्या है, तो सर अभी तो बताए थे आप हमको, कैसा है? अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो बोला कि π/2 क्या है। पाई तो हम जानते हैं अपरिमेय है। देखिए 2 पाई में, देखिए अपरिमेय संख्या में परिमेय से भाग दीजिए, परिमेय से गुना कीजिए, परिमेय से जोड़िए, परिमेय घटाइए, वो सबको अपरिमेय कर देगा। जब मेरा पाई अपरिमेय है तो π/2 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका प्यारा सा दिख रहा है बी में सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन में बताए ना, बहुत सारे आंसर आपको बताते जाएंगे। एक अगला क्वेश्चन है आपका VVI, ये भी पूछा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिसका घात एक हो उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ बहुपद। तो जिसका घात एक हो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर वहीं पे पूछ दे कि द्विघात बहुपद, तो जिसका घात क्या हो? जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद, जिसका घात 4 हो उसको चतुर्थ बहुपद बोलेंगे, और जिसका घात कुछ नहीं हो, नहीं कुछ तो एक रहता है, इसी को रैखिक बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। वही क्वेश्चन को दोहरा दिया, देखिए वही क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें उसमें पूछ रहा था कि रैखिक बहुपद जिसका घात एक हो उसको क्या बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद। यहाँ पर उल्टा पूछ दिया कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो अभी बताए ना, रैखिक बहुपद का घात एक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगर 2 रहता तो द्विघात होता, 3 रहता तो त्रिघात होता। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, किस में है? ax² प्लस bx प्लस c। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर यहीं पे पूछ दे कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो होता है क्या? ax³ प्लस bx² प्लस ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगर पूछ दे त्रिघात तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। सारी क्वेश्चन VVI है, आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए, लेवल से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से बता रहे हैं ना आपको 30 में से आपको 10 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह समीकरण जिसका कोई हल न हो उसे क्या कहते हैं। जिस समीकरण कोई हल ही नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है। तो हम लोग बता देंगे कि संगत होगा, कि असंगत होगा, कि इनमें से कोई हल नहीं, कि दोनों होगा, क्या होगा। तो देखिए जिस समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा वो तो असंगत होगा। मेरा प्यारा सा ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जो कि सही होगा। अगर यहीं पे पूछ दे कि वह समीकरण जिसका हल हो उसे क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता संगत। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है पूछ रहा है। तो देखिए हम प्यारा सा आपको डिटेल में बता दें। एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा मेरा बैंड हुआ, त्रिभुज बन गया। तो ये तीनों कोणों का 1 2 3, तो ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लोग याद रखिए 180 डिग्री हो। कितना होता है? अगर तीनों को पूछे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों का योग होता है 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका प्यारा सा दिख रहा है, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समानुपाती हैं, उनमें से कोई नहीं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसका समान सभी भुजा समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का तीनों भुजा समान होता है,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप। क्या कहते हैं, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। ये जो कि है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखिए अब एक VVI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ। तो मूल बिंदु देखिए हम लोग यहाँ से आपको ग्राफीय विधि से आलेख से बता देते हैं। देखिए ये कटता है, ये मेरा एक्स होता है, एक्स होता है। तो ये जो जिस बिंदु पर काटा इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मूल बिंदु। जो कि होता है क्या, यहीं पे मूल बिंदु होता है, जो कि 0,0। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 यहीं पे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका पूछ दे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। इस तरह था है ना, एक्स, ये एक्स एक्स होता है, ये एक्स एक्स डैश होता है, ये वाई और वाई डैश होता है। तो बोलता है कि एक्स एक्स को क्या कहते हैं, तो हम लोग एक्स एक्स को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। देखिए भुज। अगर हाँ यहीं पे पूछ दे कि वाई एक्स को क्या कहते हैं, तो हम लोग वाई एक्स को, अगर पूछ दे वाई एक्स को क्या कहते हैं, ये वाई एक्स को क्या बोलते हैं, तो हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। वाई एक्स को क्या बोलते हैं, कोटि। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अगला आप इस प्रकार देखिए, वो तो क्वेश्चन आ ही गया कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो अभी ना तुरंत बताए हमको आप लोगों को कि वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। देखिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए क्या है मेरा, एक वृत्त है, ठीक है। बाह्य बिंदु, कोई बाह्य बिंदु एक ठो ले लेंगे। यहाँ से बोला है क्या कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो देखिए एक स्पर्श रेखा का मतलब कटना नहीं, सिर्फ टच करना चाहिए। देखिए क्या टच, ये कट नहीं होता तो छेदक रेखा हो जाएगा। तो ये स्पर्श का मतलब सिर्फ होता है कि टच होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। और आप बीच में काट दीजिएगा तो छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा हुआ। तो बोला कि इसकी लंबाई क्या होती है, तो खींची गई रेखा की लंबाई क्या होगी, तो देखिए जितना ये होगा ना उतना ही इसका भी लंबाई होगा। यानी मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, ये भी लंबाई इसका कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो दो बोला कि स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा की ए, यानी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की खींची गई लंबाई क्या होती है, तो आपस में बराबर होती है। जितना मान लीजिए बिंदु ए है और ये क्या है आपका बी है और ये सी है, तो ए बी बराबर होगा ए सी का। यानी दोनों स्पर्श रेखा के बिंदु, एक बिंदु से अगर दो रेखा खींचेंगे तो आपस में बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, बस इस चैनल पे आप लोग डटे रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखिए VVI क्वेश्चन है कि वृत्त एक ठो बना लेंगे हम लोग इस तरह से। देखिए वृत्त हो गया, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे जो एक सेंटर होता है तो यही बड़ी जीवा होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर से कटता हुआ जाए, इसको वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। आज जो सेंटर से कटता हुआ जाता है इसे व्यास भी बोला जाता है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी रेखा को, यानी जो सेंटर से कटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी जीवा बोले, या तो ये सेंटर से कटता हुआ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। सेम क्वेश्चन है, एक ही बार पुट होगा, जो अभी बताए व्यास होता है। अगला क्वेश्चन अगला है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। देखिए एक वृत्त है, ये मेरा वृत्त हो गया, ये केंद्र होता है, तो इस पर कितने डिग्री कोण बनेगा, तो ये टोटल 360 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है, वृत्त पर पूछ ले कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है, तो टोटल यानी आपका पूरा कोण ले लेंगे तो 360 डिग्री का बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होता है। तो दो भिन्न भिन्न त्रिज्या ले लेंगे, जैसे ये त्रिज्या है, ये बड़ा अलग अलग ले ले। यहाँ से त्रिज्या मेरा आर होता है, यहाँ से त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। तो दो भिन्न भिन्न वृत्त वाले त्रिज्या क्या होती है, समरूप होती है। त्रिज्या तो आपका समरूप समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वृत्त पे
कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो देखिए एक वृत्त बनाएंगे, प्यारा से एक वृत्त बना लेंगे आपके सामने, एक वृत्त तैयार है। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो देखिए एक ये स्पर्श रेखा जो है आपका ऐसे जाएगा, स्पर्श मतलब कटना नहीं चाहिए, तो छेदक रेखा हो जाएगा, स्पर्श करना चाहिए। ये देखिए एक तो यहाँ से जाएगा, तो कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, वृत्त पर कितनों भी कीजिएगा ना, वृत्त पर जो अधिकतम 2 स्पर्श रेखा होगी। एक ये, या तो आप इधर से भी बनाइएगा तो 2 ही स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार है कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है। देखिए अभी ने बताया संभव घटना का प्रयोक्ता कितना होता है, यानी घटना का, तो 1, ठीक है। और बोला क्या, संभव घटना और असंभव घटना का भी बताए ना, अनिश्चित की प्रयोक्ता कितना होती है, अनिश्चित असंभव घटना, तो उसका वो 0, सॉरी, संभव घटना की प्रयोक्ता 1 और असंभव घटना की प्रयोक्ता 0। तो बोला कि योग दोनों को जोड़, तो जोड़िए, संभव घटना 1, असंभव घटना 0, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 0 कितना होगा, 1 है ना। तो जब भी पूछे कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ के बता दिए। अगर बोलेगा कि संभव घटना तथा असंभव घटना का अंतर कितना होगा, तो पर भी आपका 1 के होगा। कैसे, देखिए ये अंतर का मतलब घटाओ, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये भी फिर 1 के भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना इस तरह से, चक्रीय चतुर्भुज इसमें आता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1.12 फिर है 1 2 1 1 यानी ये क्या कर रहा है, बार बार ये चेंज हो रहा है, सेम चीज़ नहीं आ रहा है। तो जब पॉइंट के बाद चेंज होते जाए तो कौन सी आप लोग एक ही ट्रिक याद रखिए, पॉइंट के बाद अगर समान नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है डिजिट, तो अपर में संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि भाज्य, देखिए बचपन में ही पढ़ेंगे हम लोग, भाज्य बराबर डैश गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जो कि भाजक इसमें आपका भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी था। अगला क्वेश्चन, एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, यानी एपी पढ़े हैं आप लोग, एपी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। एपी के क्रमागत पद, अलग अलग पद होगा, तो क्रमागत पद यानी लगातार, उसमें अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी में पढ़े होंगे सार्वंतर। क्या बोलते हैं उसको, सार्वंतर को डिनोट करते हैं क्या, हम लोग घटाते हैं क्या, A2, याद होगा आपको, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद घटाते हैं तो हमको डी का मान प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके इस प्रकार है, क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। इसी तरह क्वेश्चन घुमा के देता है कि क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है, गोला, कीप, छिन्नक, वृत्त। तो आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, गेंद भी देखोगे गोल टाइप का होता है, तो गोला में मार देंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप जो होता है वो क्या होता है, आपका माध्य होता है। क्या होता है, जो माध्य, के ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि बहुलक बराबर 3 - 2 माध्य। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि असंभव घटना का प्रयोक्ता कितना होता है। अभी बताए असंभव, यानी असंभव घटना का प्रयोक्ता 0 होता है, असंभव का पूछ ले तो 1 होता है। अगला क्वेश्चन अगला आपका है प्यारा सा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। आगे बताए थे आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात, तो याद कीजिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है AX³ + BX² + CX + D, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये होमवर्क देखिए दिख रहा है, HW होमवर्क घर का कार्य है, यानी एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितने हल होते हैं, एक और एक, केवल एक, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, ये सभी। आप लोग प्यारा सा कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अब तो हम जानेंगे कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच किए हैं। अगर आपको कहीं से भी आपका इसका प्यारा सा कमेंट में आंसर देना है
चलिए हम लोग इंतजार करेंगे आप लोग कमेंट का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कैसा मेरा प्रयास लगा, कैसा ये वीडियो का लेवल था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट।